पहले तो मैं जयपुर टाइम्स परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। और राजस्थान में इसको जागरूक करना है, संगठन को एक्टिव करना है, मजबूत करना है, तो मुझे पावर। आजकल के नेता छोटा सा ब्लॉक का पदाधिकारी बन गया, वो नेशनल लेवल की बात करता है, वो ब्लॉक की बात नहीं करता, जिले की बात नहीं करता और सेवा की बात नहीं करता। तो आपको सेवा करनी पड़ेगी संगठन। मैंने कहा 251 लोगों की लिस्ट निकालनी है और इसमें से जो नहीं कर सके उसकी सूचना मुझे देनी है, जिससे मैं उस पदाधिकारी को हटा दूंगा। इसलिए जो आज के टाइम पे लोग काम नहीं करना चाहते, सेवा की जगह मेवा कमाना चाहते हैं। मेरे को 2003 से मैं सक्रिय हो गया था। उसके बाद में मुझे 8 में आश्वासन मिला, 13 में आश्वासन मिला, 18 में भी वो आश्वासन ही रहे। आज हम सुरेश जी चौधरी, जो कि राजनीतिज्ञ भी हैं और उद्योगपति भी हैं, उनके साथ जो है खास मुलाकात कर रहे हैं और हम ये इनसे जानेंगे कि आज के टाइम में राजनीतिक जो परिवर्तन हो रहे हैं तथा सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें आदमी की क्या भूमिका होनी चाहिए। भाई साहब, आज ये बताएं कि जिस प्रकार से आप राजनीति में आपने कदम रखा, आप कब से किस प्रकार से राजनीति में आपका ध्यान हुआ, रुझान हुआ? देखो, पहले तो मैं राजनीति में कैसे आए इस बारे में तो बाद में बोलूँगा। पहले तो मैं जयपुर टाइम्स परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छी पत्रिका निकाली है, यूट्यूबर भी बन गए, आपका कारोबार भी बहुत ही अच्छा पहले से चल रहा है, जनता की आवाज़ बन के आप काम कर रहे हैं। मेरा राजनीति में आना कोई वैसे संयोग नहीं था। 80 में जब डॉक्टर चंद्रभान जी छात्र राजनीति करते थे, शेख हवाटी में जब वो उस टाइम पे लोकदल हुआ करता था, चौधरी चरण सिंह जी का, देवीलाल जी का जलवा हुआ करता था, तो डॉक्टर चंद्रभान जी हमारे पास, मेरा छोटा सा होटल था चौधरी होटल, वहाँ आना जाना था, हमारा पारिवारिक रिलेशन थे। चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, जनता दल बन गया, लोक दल बन गया, लोक दल ए बन गया। लोक दल ए का विलय मेरे सानिध्य में होटल में हुआ। तब मैंने देखा कि लगभग 70-72 लोग थे और 70-72 लोगों में आज के बड़े नेता, जिनका नाम राजस्थान में कहें तो अशोक गहलोत जी की गाई राजती है, वो उन 70 लोगों में इन्वाइटेड थे। और मेरी मुलाकात 84 में अशोक गहलोत जी से हुई। विद्याचरण शुक्ल और चौधरी अजीत सिंह जी ने कांग्रेस में जनता दल का विलय कराने के लिए आए थे और मैं भी तब से ये कहूँ कि ये राजनीति की बुखार मेरे चढ़ गई। उसके बाद में निरंतर मैं जनता दल में काम करता था और कांग्रेस में काम करने लगा। 98 में मैंने सेवा दल ज्वाइन कर लिया। उस टाइम पे बाबूलाल नागर जी अध्यक्ष थे। सफर चलता गया। 6 में मैं सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। प्रदेश अध्यक्ष जब मैं बना और मैंने देखा कि सेवा दल में तो पूरे में राजस्थान में केवल 400-500 लोग। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद यादव जी थे, तो मैंने उनको कहा था मेरे को तो गलत बना दिया, मैं ऐसे निष्क्रिय संगठन में काम नहीं कर सकता। या तो मैं काम जब करूंगा कि मैं स्वतंत्र, आपकी जो ये नियुक्ति का सिस्टम है दिल्ली से बंद हो और राजस्थान में इसको जागरूक करना है, संगठन को एक्टिव करना है, मजबूत करना है, तो मुझे पावर। मैं आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज के बाद में राजस्थान की नियुक्ति केवल आप करें। मैं गिरिजा जी से लेके और आप ये कहें कि सचिन पायलट जी तक के सब अध्यक्षों के साथ मैं अध्यक्ष भी रहा, महामंत्री भी रहा, प्रवक्ता भी रहा, तीनों पद साथ रहे। लेकिन सेवा दल संगठन को, उस 500 वाले संगठन को मैंने लगभग 50,000 से सदस्यता क्रॉस करा।
कांग्रेस पार्टी का कई जगह ब्लॉक नहीं था, लेकिन सेवा दल की ब्लॉक की कार्यकारिणी भी पूरे राजस्थान में थी। मैंने समर्पण भाव से काम किया, एक राजनीति में सेवा माध्यम बना के काम किया। वो सफर चलता गया, संगठन मजबूत होता गया। वो आपने मेरे कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपने भी देखा। लेकिन अभी देख रहे हैं कि सेवा दल बिल्कुल निष्क्रिय सा हो गया। ऐसा क्या हुआ अचानक कि जो या तो सेंटर का वापस में उसमें दखल होना शुरू हो गया, या ऐसे आदमी को जिम्मेदारी दे दी जिससे उन्होंने आगे कुछ करने खास नहीं कर पाए? अभी जो सेवा दल का जो एक्टिविटीज है बहुत कम हो गई है। देखो, पायलट साहब के पास में वो अध्यक्ष थे। मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जिसने ये कहा कि मुझे अध्यक्ष पद छोड़ना है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इसमें पद बायोडेटा में पद लिखने के लिए बनाए जाते हैं, छोड़ने का तो कोई काम करता ही नहीं। मैंने छोड़ा और फिर राकेश पारिक जी अजमेर वालों को बनाया। मैं ये रामेश्वर जी कहना चाहूँगा आपको कि संगठन व्यक्ति से नहीं चलता, संगठन में समूह बनाया जाता है। मैंने भी कोई उपलब्धि नहीं की, लेकिन मेरे मित्रों ने, सेवा दल के साथियों ने और मेरे से जो जुड़े हुए थे उन मित्रों ने, हम सब ने मिलके और हमने ये तय किया कि यार इसको एक वो पहचान देनी है जो 1923 में जिस कल्पना के साथ सेवा दल बना था, 1925 में जिस कल्पना के साथ सेवा दल से निकलकर आरएसएस बना था, तो अपने को संगठन को तो शक्ति डालनी है, मजबूत करना ही है, और पार्टी में अपनी उपयोगिता हो, ऐसा संगठन खड़ा करना है। उसके बाद में मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि व्यक्ति के जो विचार है, व्यक्ति का जो सोच है, व्यक्ति का संगठन के जितने भी लोग जुड़े हैं उनसे भाईचारा है, उनसे संवाद है। तो मैंने एक संगठन के पदाधिकारी की जगह पारिवारिक रिश्ता बनाया राजस्थान के सभी पदाधिकारियों से। उन्होंने किया, करने वाले वो कहते हैं राम जी थे और नाम मेरे लिखा गया। तो इसमें अब जो पदाधिकारी है, क्योंकि आप जब काम नहीं करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों से सीधा संवाद करेंगे नहीं, और सहयोग की भावना, क्या आजकल के नेता छोटा सा ब्लॉक का पदाधिकारी बन गया, वो नेशनल लेवल की बात करता है, वो ब्लॉक की बात नहीं करता, जिले की बात नहीं करता और सेवा की बात नहीं करता। तो आपको सेवा करनी पड़ेगी संगठन। आपकी बात का आपसे सीनियर नेता को ये विश्वास हो कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मैं एक वाकया बताता हूँ कि मैंने सीपी जोशी जी हमारे पंचायत राज मंत्री थे, हमने पूरे प्रदेश की लिस्ट बनाई। श्री भंवरलाल मेघवाल जी थे, तो हमने हमारे प्रदेश की लिस्ट बनाई, 251 लोगों की लिस्ट बनी। मैंने कहा 251 लोगों की लिस्ट निकालनी है और इसमें से जो नहीं कर सके उसकी सूचना मुझे देनी है, जिससे मैं उस पदाधिकारी को हटा दूंगा, क्योंकि उसने मुझे ये रिश्ता बताया है, वही रिश्ता इस कैंडिडेट के साथ में, तो मेरे एक भी आदमी गलत नहीं है। तो इसलिए जो आज के टाइम पे लोग काम नहीं करना चाहते, सेवा की जगह मेवा कमाना चाहते हैं, काम पार्टी में करना नहीं चाहते, समय देना नहीं चाहते, इसलिए संगठन में संगठनकर्ता की कमी होने की वजह से संगठन में कमजोरी। आप भी पहले आप कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया, आप प्रवक्ता भी रहे और सेक्रेटरी भी रहे, और एक मेहनत भी आप अच्छी कर रहे थे, लोगों में आपकी पहचान भी थी, लेकिन फिर भी अचानक आपने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए। तो
देखो, मैं आपको कहना चाहूँगा रामेश्वर जी कि आदमी, मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं, वो कहूँगा तो मैं झूठ कह रहा हूँ। लालसा, जिज्ञासा, प्रोग्रेस, ये सब की इच्छा होती है आदमी। मैं भी कहीं इलेक्ट हूँ, चुनाव लड़ूं, जनता के बीच जाऊं, जनता की सेवा करूं, संगठन के भाव से मैं सेवा कर ही रहा हूं, लेकिन हर आदमी चाहता है कि मैं भी कोई चुनाव लड़ूं। मेरे को 2003 से मैं सक्रिय हो गया था। उसके बाद में मुझे 8 में आश्वासन मिला, 13 में आश्वासन मिला, 18 में भी वो आश्वासन ही रह गया। फिर भी क्योंकि मैं सेवा दल से जुड़ा था, मेरी नीति और नीयत ये थी कि कोई खास बात नहीं और जिम्मेदारी है। लेकिन फिर मैं आज नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं उस विचारधारा से हट गया तो ये सोचेंगे कि मैं बाहर जाके और उस संगठन की बुराई कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग बाहर से आ गए और वो हमारे लोगों पे ऐसा हक जताने लग गए कि जैसे राजस्थान में इस कांग्रेस का निर्माण ही उन्होंने किया। एक व्यक्ति ऐसे अध्यक्ष बन गए कि उनके इतना अहंकार है कि जैसे उनके बगैर ये कांग्रेस चलेगी ही। और एक इस कांग्रेस में अशोक गहलोत जी थे। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण किसी को नहीं दे सकता, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण कर नहीं सकता। राजनीति में आपके 30-35% काम हो गए तो आप ये माने कि आपके 100% काम हो गए, क्योंकि सारे काम ठीक हों, करने योग्य हों तो ही होते हैं। तो वो काम कभी होते नहीं है राजनीति में। लेकिन अशोक गहलोत जी ने कभी अपनी वाणी से, अपने आचरण से कभी किसी कार्यकर्ता को नाराज नहीं किया। लेकिन ये 2-3 नेता ऐसे देखे मैंने कि ये वाणी से भी नाराज करते थे, अहंकारी थे और संपूर्ण राजस्थान को जैसे सब कुछ करता धरता यही है ऐसे चीज। और जो इनकी टीम में समायोजित था, उस व्यक्ति के काम को और उसके सिद्धांत को, उसकी पार्टी के प्रति समर्पण भाव को, उनका कोई मूल्यांकन न करके ये मेरा महत्व देने का काम किया। तो मैंने सोचा कि जो पार्टी देश की आजादी के लिए संघर्ष करने के लिए खड़ी हुई, उस पार्टी में स्वतंत्र सेनानियों की लाइनें थी, राष्ट्र निर्माण की सोच थी, राष्ट्र अखंड और एक रहे ये ऐसे भाव थे। उन नेताओं में, उस पार्टी में इस टाइप के सोच के नेताओं का आना, उनके पास पावर आ जाना, तो उसकी कमी है। उसी कमी का परिणाम है कि राजस्थान में हो या जिस स्टेट में भी कांग्रेस चली गई, उसका कारण। आप पहले लंबे टाइम तक कांग्रेस में रहे, अब भाजपा के साथ में, आपको कोई एक मेन कारण है भाजपा और कांग्रेस में कि जिस कारण से भाजपा आज जीत रही है और कांग्रेस हार रही है? एक मेन कारण क्या लगता है आपको? देखो, मैं कहना चाहूंगा कि एक तो व्यक्ति, ये तो मेरे को एक विचारधारा छोड़नी थी। एक छोटा सा मकान बना लेता है, एक कुटिया बना लेता है आदमी को, उसको छोड़ने में ही तकलीफ होती है। और मैं तो सेवा दल का आदमी, मुझे इस पार्टी को कितने कष्ट हुए होंगे, कितनी मुझे तकलीफ पहुंची होगी, कितनी ठेस पहुंची होगी, किसी ने मुझे कितना वाणी से टॉर्चर किया होगा, तब मुझे मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा। वरना मैं किसी कांग्रेस की विचारधारा से कभी नाराज नहीं, क्योंकि सेवा दल का जिसके मेल में संगठन का मुखिया बना तो उसका काम ही सेवा था। इसलिए जो आदमी सेवा करेगा उसको शिकायत हो नहीं। लेकिन फिर भी मुझे शिकायत हुई तो इस पार्टी का जो सेंटर से लेके और ब्लॉक तक जो चमचा संस्कृति चली गई
और केवल मेरा, पार्टी का न होके केवल मेरा, ये विचारधारा है जो इस पार्टी को रोज दिमक की तरह खा रही है। जब तक इसका निदान नहीं होगा, इस चमचा संस्कृति खत्म नहीं होगी और जनता से सीधा जुड़ाव नहीं होगा। वो कुर्ता पहनते हैं और हवा में चलते हैं, केवल कांग्रेस में काम नहीं, काम का जिक्र करें और जो जिक्र किया उसी का जिक्र करें, यह संस्कृति चलती है। इसलिए इस पार्टी में एक तरह का अमूलचूल परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है। बहुत पुरानी पार्टी है। आज भी मैं कह सकता हूं कि पूरे राष्ट्र में कांग्रेस और देसी दूध, आलू और प्याज सब जगह मिलते हैं, बस कांग्रेस सब जगह मिलते हैं। आप अभी उद्योग लाइन में हैं, तो क्या राजस्थान में क्या संभावनाएं दिखती हैं आपको इंडस्ट्रीज के में, और क्या सरकार कितना उसमें उद्योगपतियों के साथ में उनकी आवश्यकता अनुसार कितना कुछ कर पा रही है, उसके बारे में? देखो, राजस्थान में मैं केवल ये कहूं कि वर्तमान समय कि मैं आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के समय में कोई गिरावट आ गई या गति धीमी हो गई या गति देने का काम नहीं हो रहा है, ऐसा है नहीं। राजस्थान को एक तरह का नेशनल लेवल पे ऐसा प्रचार करते रहे कि ये सूखा प्रदेश है। इसमें चूरू, बीकानेर, आपका आधा हनुमानगढ़, आपका आधा सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये इलाका था जिसमें पानी का अभाव था, पानी की कमी थी। राजस्थान में तो नहरें भी हैं, तालाब भी हैं, बाढ़ भी आती है, लेकिन इसको सूखा प्रदेश डिक्लेयर करके एक तो सब इंडस्ट्रियलिस्टों का ऐसा ध्यान हटा दिया, शुरू से ही जब से देश आज़ाद हुआ कि वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन राजस्थान के अंदर बिजली भी है, पानी भी है, लेकिन किसी भी सरकार ने उद्योग लगे ऐसा माहौल नहीं बनाया। ये कमी रही सरकारों की। मैं पर्टिकुलर आज हमारी सरकार है इसी की नहीं कह रहा, सब सरकारों की कमी रही, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। पूरे विश्व में मुझे अवसर मिला है, मैं करीब 15-20 देशों में भी घूमी आया। जो हेरिटेज प्रॉपर्टी राजस्थान में है, चाहे किले हों, चाहे गढ़ हों, चाहे आपका श्रम हो, तो ऐसी चीजें जो देखने के हिसाब से राजस्थान में मिलती हैं। आज भी विश्व के जो लोग विदेशों से आते हैं टूरिस्ट, वो देखते हैं कि इस पहाड़ी पे इतने बड़े किले का निर्माण कैसे हुआ जब मशीनें नहीं थी। लेकिन टूरिज्म में भी मैं यही कहूँगा कि जो प्रचार और प्रसार होना चाहिए राजस्थान के लिए, राजस्थान में टूरिज्म में बहुत बड़ा स्कोप है। सरकार को इस पे ध्यान देके इसमें एक तो सरकार के लिए इनकम होगी और एक रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, इंडस्ट्री में मैं कह रहा हूं कि एक तो इंडस्ट्री में राजस्थान में सबसे ज्यादा दर है बिजली की, और एकल खिड़की की बात करते हैं। राजस्थान में इंडस्ट्रियलिस्ट जब इंडस्ट्री लगाने आता है तो बड़ा व्यक्ति होता है तो वो चक्कर खा के और चला जाता है। छोटी छोटी चीजों पे उसको इतनी तकलीफ होती है कि वो इंडस्ट्री राजस्थान में लगाना नहीं चाहता। मैं कहना चाहूँगा कि गुजरात में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने गुजरात में जिस रूप में उद्योग धंधे को फैलाया फुलाया बढ़ाया, वैसा एक अवसर सरकार को लेना चाहिए। राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में सब कुछ है, लेकिन आज भी राजस्थान में उद्योग धंधे नहीं है। सरकार में रोजगार देना एक सीमा है, एक सीमा से ज़्यादा सरकार नौकरी नहीं दे सकती। तो जब तक आप प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाएंगे कि जिसमें रोजगार मिले
और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनेगा जब सरकार का भाव उसके सिर होगा। राइजिंग राजस्थान में क्या मानते हो कि उद्योग क्षेत्र में कोई कितने लेवल पर लोगों को फायदा मिला है? एकल खिड़की भी गवर्नमेंट ने शुरू की है, उसमें लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? देखो, मेरी एक आदत है, आज रामेश्वर जी आप मेरे को मेरी पार्टी के कुछ नेताओं से नाराज करवा दोगे, मुझे स्पष्ट करने की आदत है। राइजिंग राजस्थान में जिस रूप का माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेहनत की, मेहनत करके इतने लोगों को बुलाया, राजस्थान के भूभाग से परिचय करवाया, उसके बाद में भी मुझे तो अभी तक तो राइजिंग राजस्थान का ऐसा कहीं लगा नहीं कि उसका इतना इन्वेस्टमेंट आ गया। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे ध्यान में है कुछ लोगों ने तो जमीन मिल जाए फोकट, ऐसे फाइलें लगा दी, करोड़ों रुपए की फाइलें लगा दी। मुझे कुछ लोगों का तो ऐसा आइडिया है कि वो जितने रुपए की फाइल लगाए उतने का उसके बाद जुगाड़ ही नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं को ध्यान देके और उद्योग मंत्री जी को इसमें रुचि लेके, और डबल इंजन की सरकार है और नगर पालिका, लोकल बॉडी और पंचायत राज भी इन्हीं के हाथ में है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि ये 4 इंजन की सरकार है। इनको ध्यान देके राजस्थान की इंडस्ट्री पे और टूरिज्म पे ध्यान देना चाहिए। राजस्थान में बहुत स्कोप है और राजस्थान में ये स्कोप राजस्थान को आर्थिक संबल भी कर सकता है और रोजगार। आपको फ्यूचर में मौका मिला तो चुनाव लड़ेंगे? देखो, मैं व्यापारी भी हूँ और जीरो से उठा। ये जो समय आ गया, इस समय में राजस्थान में एक लगभग 30-40 वर्षों से, बल्कि मैं कहूँगा 77 से ऑटोमेटिक द्विदलीय प्रणाली शुरू हुई। और इस द्विदलीय प्रणाली में पहले तो ठिकाने थे 38, अब ठिकाने हो गए 225। तो उस ठिकाने में पता कैसे लिखा जाए, पता लिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और चुनाव तो अब लड़ेंगे, अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे। ऐसे कोई मुद्दे जो जनता की मुख्य आवश्यकता है और जिनको लेकर के आप चुनाव में जाना चाहेंगे? देखो, मैं छोटा सा था तब कॉमरेडों से सुनता था, बिजली पानी दे ना सके वो सरकार नहीं करनी है, रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार नहीं करनी है। आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार बहुत काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा खड़ा किया है, रोजगार देने का भी काम किया है, लेकिन मॉनिटरिंग का अभाव है। आज जिस रूप में प्रशासनिक अधिकारी हावी हो गए, ये अरबी घोड़े हैं, इनकी लगाम पकड़ के चलाने वाला व्यक्ति अलग होता है। तो इसलिए अगर राजस्थान में, मैं आपका एक बार क्वेश्चन दोबारा दोहराना, मैं आप यदि चुनाव लड़ते हैं जी तो कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं? मैं फिर झूठ नहीं बोलूंगा। एक ये व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि एक व्यक्ति, एक सांसद, एक एमएलए ये कोई उपलब्धि कर नहीं सकता। एक सरपंच पंचायत की फिजा बदल दे, बिना बजट नहीं बदल। ऐसे ही एक एमएलए जीत गया तो अगर उसकी पार्टी सत्ता में नहीं है और उसकी बोले हुए शब्दों में ताकत नहीं है तो आप बदल नहीं सकते। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं वर्तमान सरकार से ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि हमारी सरकार है, कि जो आप कहते हैं
करें। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आज बात करते हैं भूमिहीन को जमीन देने, लेकिन भूमिहीन को जमीन मिलती नहीं। आज अपन मकान करते हैं निर्धन को मकान देने, लेकिन कहाँ बेचारे निर्धन को मकान मिलता है। इसलिए जो ये व्यवस्था बन गई, ये सब जब प्रजातंत्र का एक नियम है कि जनता का व्यक्ति जो चुना गया वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया, तो इसमें प्रथम शक्ति जनता है। और इस प्रथम शक्ति जनता के महत्व को जो कम किया जा रहा है, और मुझे कहना तो नहीं कि ये जनता भी अपने वोट की ताकत का महत्व नहीं समझ रही है। उतने दिन कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, वरना मैं कहूँगा हनुमान बेनीवाल संघर्ष का दूसरा नाम है। जिस रूप में वो व्यक्ति संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके संघर्ष का बढ़ता क्या है। ऐसे ही मुझे अगर अवसर मिला तो मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व से ये कहूंगा क्या तो मुझे टिकट मांगो, वरना अगर मुझे टिकट दोगे, मेरी जनता ने वाणी को सुनकर मुझे विजयश्री दिला दी, तो मैं जो उनके पास सब छोड़ के आऊंगा, जो वादे करके आऊंगा, जो उनसे उनकी जो समस्याएं हैं उनको आंखों से देख के आऊंगा, उनका निदान नहीं होगा तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं ये कहता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जनता नकारने लग जाएगी, जो नकारने भी लग गई। आज मुझे कहने में कतई अतिशोक्ति नहीं है कि यार ये सफेद कपड़े वाला आ गया, कोई आफत है। एक नेता के चरण छूते थे, सफेद वस्त्रधारी नेता का सम्मान होता था, उस पर आत्मचिंतन करना पड़ेगा। उसके लिए नेता को सोचना पड़ेगा, राजनीति करने वाले को सोचना पड़ेगा। उस नेता की वैल्यू इसलिए थी कि वो जनसेवा कर, और आज के नेता के जनसेवा के साथ कुछ सेवाएं और लागू हो गई, तो मुझे मेरा कहना उचित नहीं है। लेकिन ये पुनः अगर आप राजनीति करते हो तो आपके भाव जनसेवा के होने चाहिए। जनता से वो ही वादे करो जो आप कर सकते हो, आप अपने पार्टी से करवा सकते हो, या आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप करने का वादा करो। इसलिए जो भी है, मुझे ईश्वर ने अवसर दिया तो वही करूंगा, वही उनसे वादा करूंगा जो करना। हमारे साथ में जिस प्रकार से सुरेश जी चौधरी जी ने बताया कि आज के जो राजनीतिक परिवेश में जो परिवर्तन हुआ है, नेताओं की जो इज्जत होती थी वो आजकल नहीं रही है। इसके लिए उनको बदलना पड़ेगा, जनता की जो भी समस्या है उनको समझना पड़ेगा। और उन्होंने साफ कहा है कि योजनाएं बनाने से नहीं, उनको धरातल पर उतारने के लिए वास्तविक निगरानी करनी पड़ेगी और उनको पूरे तरह से धरातल पर उतारना पड़ेगा, जब ही जाकर के देश का विकास होगा। उन्होंने ये भी बताया कि राजस्थान में कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक अफवाह उड़ा दी गई जिससे कि सूखा राजस्थान, इससे कारण से जो बाहर के जो लोग निवेश करते हैं वो नहीं कर पा रहे, बल्कि राजस्थान में अपूर्व संभावनाएं हैं, उनको खोजना पड़ेगा और धरातल पर जाना पड़ेगा, जिससे राजस्थान का विकास होगा और राजस्थान की जो जनता है उसको अपनी जो मेहनत पूरी मिलेगी, उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद सुरेश जी आपका, आपने टाइम दिया। धन्यवाद तो मैं जयपुर टाइम्स का करता हूं कि मैं रामेश्वर जी आपको इंटरव्यू देने के लिए मना कर नहीं पाया। मैंने पिछले 6 साल से आगे पहला इंटरव्यू दिया है, क्योंकि मेरा जो विश्वास उठ गया था कि काम करने से सफलता नहीं मिलती, लेकिन मैं पुनः उसी संकल्प के साथ कि काम करने से सब कुछ होता है, आपकी पूरी टीम को, आपके एम्पायर को, आपके से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि राजस्थान की जनता के पास जब आपका अखबार जाए, आपकी पत्रिका जाए,
आपके चैनल के व्यूअरशिप के पास आपका वीडियो जाए तो उनको ये भरोसा होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं हो सकते हैं। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, आपके तमाम व्यूअरशिप को धन्यवाद।